नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स। और जो ये नोट्स होंगे ये चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के होंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो बात कही गई है वो बात है हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड की। तो ऑर्स्टेड ने क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में जो रिलेशनशिप होता है सबसे पहले ऑर्स्टेड ने ही बताया है। इन्होंने बताया था कि जो जब भी कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है किसी भी वायर में, तो उस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ और बातें कर लेते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम्ड इन द ऑनर ऑफ ऑर्स्टेड। तो ऑर्स्टेड इज द एसआई यूनिट, या ये कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की अगर आपसे यूनिट पूछी जाएगी तो आप ऑर्स्टेड लिखेंगे। अब देखिए, ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया है सिंपल सा। इस एक्सपेरिमेंट में अगर देखेंगे आप तो बैटरी लगाई गई है, एक हमारे पास वायर है, रेजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे स्विच है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका दूसरा एक रूप दिया गया है, मतलब एक दूसरा प्रोसेस लिया गया है। इन दोनों प्रोसेस में क्या देखा गया कि जब तक स्विच ओपन है, ठीक है, तब तक जो कंपास नीडल थी यहाँ जो लगी हुई थी उसका डायरेक्शन आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक, लेकिन जैसे ही हमने करंट फ्लो कराना स्टार्ट किया, जैसे ही स्विच को ऑन किया, ठीक है, जैसे ही सर्किट को क्लोज किया, करंट फ्लो होने लग गई इस वायर में। और जब करंट फ्लो होगी इस वायर में तो क्या होगा, इस कंपास नीडल में एक डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ा। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ रहा है। अब ये डिफ्लेक्शन क्या प्रूफ कर रहा है, ये प्रूफ कर रहा है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। और क्योंकि करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड होगी और साथ ही साथ बार मैग्नेट, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है मैग्नेटिक कंपास नीडल, इसमें एक बार मैग्नेट होता है, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होनी होगी। दोनों आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे और फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन आएगा। तो यही हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे एक और इन्होंने काम किया था कि ये जो टर्मिनल्स आप देख रहे हैं इसको रिवर्स कर दिया था। जब टर्मिनल्स रिवर्स किया था और फिर से करंट को पास कराया था तो क्या देखा था कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा था वो कुछ इस तरीके से हुआ, मतलब डायरेक्शन जो था डिफ्लेक्शन का वो रिवर्स हो गया। ठीक है, तो रिवर्स हो गया था डायरेक्शन, ये आप लोग को बात याद रखनी है। ठीक है, और इसी तरीके से इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो दोनों आपस में लिंक्ड होते हैं। ठीक है, इसका मतलब कभी भी अगर करंट फ्लो होगी किसी वायर में तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें कहा गया है मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन बताई गई है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, इट इज द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच फोर्स ऑफ मैग्नेट कुड बी डिटेक्टेड या कुड बी फेल्ट। तो ऐसा एरिया मैग्नेट के अराउंड जिसमें जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का, जो मैग्नेट का फोर्स होता है उसको फील किया जा सकता है या डिटेक्ट किया जा सकता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साथ ही साथ क्यों वेक्टर है, क्योंकि इसके पास एक फिक्स डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी इसका फिक्स होता है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड की अगर एसआई यूनिट की बात की जाए तो टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद देख लेते हैं कंपास नीडल क्या होता है। तो कंपास नीडल एक तरीके का बार मैग्नेट है छोटा, हुज नॉर्थ एंड, अब देखिए जो कंपास नीडल का नॉर्थ एंड होगा दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। ठीक है, लेकिन कौन सा नॉर्थ पोल, अर्थ का नॉर्थ पोल नहीं, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो नॉर्थ एंड होता है बार मैग्नेट का या मैग्नेटिक कंपास नीडल का, वो किधर की ओर पॉइंट करता है, तो इट पॉइंट्स टुवर्ड्स मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और जो साउथ पोल होगा दैट विल पॉइंट टुवर्ड्स मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन पता लगा सकते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एज वेल एज साउथ। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। व्हेन अ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड ऑन अ कार्डबोर्ड, देखिए बार मैग्नेट को किस पे रख दिया गया, एक कार्डबोर्ड पे रख दिया गया। जब बार मैग्नेट को कार्डबोर्ड पे रखा गया और आयरन फिलिंग्स को क्या किया गया, उस कार्डबोर्ड पे स्प्रिंकल किया गया, दे विल अरेंज दमसेल्स इन अ पैटर्न। तो जो आयरन फिलिंग्स थी उन्होंने क्या किया, आपस में एक दूसरे अपने आप को अरेंज कर लिया। और जब उन्होंने अपने आप को अरेंज किया तो एक लाइन अलोंग विच द आयरन फिलिंग्स अलाइन दमसेल्स रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखिए जो एक पैटर्न बनता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो पैटर्न बना उसको कहा गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हेंस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज अ पाथ along which a hypothetical free north pole tends to move towards south pole। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद देख लेते हैं बार मैग्नेट के हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी में कहा गया है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द बार मैग्नेट। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम बना हुआ है बार मैग्नेट का। अब बार मैग्नेट के डायग्राम में अगर आप ये जो फील्ड लाइंस दिखाई पड़ रही हैं,
इस फील्ड लाइंस को अगर आप ध्यान से देखें तो फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और किधर की ओर जा रही हैं, साउथ पोल में जा रही है। मीन्स दे ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर्स दी साउथ पोल। लेकिन किधर, आउटसाइड द मैग्नेट। ये चीज़ हो रही है किधर, बाहर हो रही है, बाहर मैग्नेट के, बाहर मैग्नेट के। लेकिन अगर आप बाहर मैग्नेट के अंदर देखेंगे तो फील्ड लाइंस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। मीन्स इट ट्रेवल्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, देखिए लिखा भी हुआ है, इनसाइड द बार मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। नेक्स्ट इसमें कहा गया दे आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स। बिल्कुल सही है, क्लोज्ड होते हैं। देखिए यहाँ से ऐसे आते हैं और इस तरीके से ये क्लोज हो जाते हैं, तो दे आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड बाय क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा क्लोज होंगी, जैसे पोल्स हैं, ठीक है, तो पोल्स पे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज ज़्यादा होती हैं, इसी वजह से स्ट्रेंथ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पोल्स पे ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सेंटर ऑफ मैग्नेट। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी बात और ये भी कर लेते हैं कि जो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ दिखाई पड़ रही है, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कहीं भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए रीज़न भी दिया गया है। इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करती हैं दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखिए मान लिया हम लोग ने ये इंटरसेक्ट कर रही होती ऐसे, तो इंटरसेक्ट मान लीजिए इस पॉइंट पे कर रही है, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे आप देखेंगे तो दो टेंजेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, दो टेंजेंट मिलेंगे और टेंजेंट क्या शो करता है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट शोज टू डायरेक्शन। देखिए जो भी टेंजेंट, टेंजेंट का जो डायरेक्शन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है। अब क्योंकि एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट्स मिल गए, इसका मतलब एक ही पॉइंट पे हमको दो डायरेक्शंस मिल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह से कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। इसके बाद देख लेते हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती है। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखेंगे तो आपको कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में वो दिखाई पड़ेगी। ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, अब देखिए किस पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है ये आपको समझना जरूरी है कि जो मैग्नेट, अब देखिए डायग्राम पहले आप लोग समझ लीजिए कि ये जो आपको दिया गया है दिस इज वायर। ठीक है, ये जो बीच में बना हुआ है ये वायर है और इसके यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये भी एक वायर दिया गया है। इसमें जो करंट है अपर डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और राइट वाले में जो करंट है दैट इज फ्लोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब जब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज में आ रही हैं। ठीक है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब करंट क्लॉक नीचे की ओर डाउनवर्ड्स है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, क्लॉकवाइज में चली गई हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग को याद रखनी है। अब इस डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल मैक्सवेल का यूज़ करते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले देख लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर में किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड देखी जाए, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखी जाए तो सबसे पहली चीज़ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट की। इसका मतलब जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। और दूसरी चीज़ क्या दी गई है, दूसरी चीज़ दी गई है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। मतलब अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर था और इस कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखते, ए पॉइंट है ये और ये हमारे पास बी पॉइंट है। ठीक है, तो ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि ये पास में है, और बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी क्योंकि वो दूर है। इसका मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा वायर और पॉइंट के बीच में उतनी ही कम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। इसका मतलब इन्वर्स वेरिएशन यहाँ पर होता है। डायरेक्शन पता लगाने के लिए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए हम लोग मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है भी समझ लीजिए। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल कहता है इफ वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड, देखिए राइट हैंड आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इफ वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड इन सच अ वे, थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब जिस डायरेक्शन में आ रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अब इसके बाद जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स होती हैं, जिस जिस तरीके से आपकी फिंगर्स कर्ल होंगी वो डायरेक्शन किसका देगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए कि थंब क्या देता है, थंब देता है डायरेक्शन ऑफ करंट, और कर्लिंग ऑफ फिंगर्स क्या देती हैं, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स देती हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देती हैं। ठीक है, और इसी रूल को हम लोग क्या कह सकते हैं, मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल भी कह सकते हैं। इसी में देख लेते हैं अगला मैग्नेटिक फील्ड किसकी है हमारे पास में, तो अगली मैग्नेटिक फील्ड है सर्कुलर लूप की। अब देखिए यहाँ पे एक सर्कुलर लूप बना हुआ है, इस सर्कुलर लूप में अगर आप देखेंगे हम लोग ने एक बैटरी लगा दी। अब इसमें अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो देखिए यहाँ पे भी कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं और यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा सा इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया है, और बीच में जो लाइन है वो कैसी है, बिल्कुल स्ट्रेट है।
जो ये डिनोट करती है कि जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो कांस्टेंट रहती है। इसी तरीके से राइट में भी देख लीजिए, राइट में भी सेम चीज़ है कि जो करंट है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये चीज़ आपको समझनी है कि जो करंट इधर से ऐसे आ रही है तो इधर करंट इस तरीके से नीचे जाएगी, ठीक है, ये बात आप थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। अब करंट जब नीचे जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, और इधर देखेंगे तो इधर कैसा आ रहा है डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास डायग्राम हो जाएगा किसका, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड का। कुछ बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है, ये लिखा हुआ है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी लिखा हुआ है। यहाँ पे आप ये भी देख लीजिए कि ये बताया गया है कि दिस इज सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, मतलब सर्कुलर लूप है ये जिसमें करंट फ्लो हो रही है, बैटरी दी गई है, की दी गई है। तो ये सब चीज़ें आपको कॉपी में बनानी पड़ेगी जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, जब ये डायग्राम बनाने को आएगा, ठीक है। अब ये देख लीजिए कि किस पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, सर्कुलर लूप की। तो सर्कुलर लूप की अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखी जाए तो सबसे पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, मतलब जितना ज़्यादा करंट होता है उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है। और दूसरा कहा गया है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ लूप, मतलब सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखी जाए तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेडियस ऑफ लूप के, मतलब इस वाले रेडियस के। ये वाला रेडियस जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। तो अगर आप रेडियस बढ़ा रहे हैं, लूप अपना बड़ा कर रहे हैं, तो उस लूप में सेंटर पे, उस लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो क्या मिलेगी, कम मिलेगी। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लूप्स, अब देखिए यहाँ पे एक लूप था, हम अगर लूप बढ़ा देते, अगर करंट कैरिंग वायर के लूप्स बढ़ा देते जैसा हम सोलेनॉइड में करते हैं, ठीक है, तो स्ट्रेंथ जो होती मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या हो जाती, बढ़ जाती। तो अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड इज अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, आपको वायर नहीं लिखना है, इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है, ठीक है, और उसके कई सारे टर्न्स होते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे टर्न्स किए गए हैं, ठीक है, एंड रैप्ड इन क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। तो किस फॉर्म में उनको रैप किया गया है, इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर रैप किया जाता है, और उसी को सोलेनॉइड बोला जाता है। आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड कैसे होती है। अगर आपसे डायग्राम बनाने को आए कि आपको डायग्राम बनाना होगा सोलेनॉइड का, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड का, तो आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। तो देखिए ये आपकी कॉइल हो जाएगी सोलेनॉइड की, ठीक है, जिसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में लगाया गया है, और उसके बाद जो सोलेनॉइड होता है वो एक बार मैग्नेट की तरह क्योंकि बिहेव करता है, तो इस तरीके से देखिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको समझना ये होता है कि एक तरफ इसमें नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या डेवलप हो जाएगा, साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन वन एंड ऑफ सोलेनॉइड बिहेव्स एज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, एक तरफ क्या आ गया, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल आ गया, और दूसरी तरफ अदर एंड बिहेव्स एज साउथ पोल, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, साउथ पोल आ जाएगा। ये निकालने के लिए हम लोग क्लॉक रूल को यूज कर सकते हैं या एम्पियर के राइट हैंड रूल को यूज कर सकते हैं, ठीक है, और ये हम लोग ने डिस्कस किया है कुछ वीडियोस में, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड, अब देखिए अंदर अगर आप देखेंगे फील्ड लाइन सोलेनॉइड में, ये कैसी होती है, ये यूनिफॉर्म होती है। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो अगर पैरेलल स्ट्रेट लाइन बनी है, ठीक है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन अगर आपने बनाई तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। कैसी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट है। तो अगर आपसे मान लीजिए कहा जाए कि आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनानी है तो आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि पैरेलल है, इक्वल स्पेसिंग है, तो वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। और ऐसा होता कहाँ पे है, ऐसा होता है इनसाइड द सोलेनॉइड में। तो इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, लेकिन बाहर आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती है, तो नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और देख लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट देख लेते हैं क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटीरियल। अब देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो अगर हम इसमें एक आयरन का कोर इंसर्ट कर दें, ठीक है, कोई मैग्नेटिक मटेरियल इंसर्ट कर दें, तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। हम लोग दो तरीके के कोर इंसर्ट कर सकते हैं, एक सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर सकते हैं और एक हार्ड आयरन कोर को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमने सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट किया तो उसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब तक करंट फ्लो करेगा तब तक तो वो मैग्नेटाइज रहेगा, और जैसे ही करंट फ्लो खत्म हुआ वो तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। लेकिन एक इसकी एडवांटेज भी होती है क्या, कि ये जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है सॉफ्ट आयरन कोर।
लेकिन अगर हार्ड आयरन कोर है तो हार्ड आयरन कोर में एक डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज ये है कि ये जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होता, लेकिन एडवांटेज क्या है कि अगर ये एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो ये डीमैग्नेटाइज भी आसानी से नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब इसके यूजेस क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे बोला भी गया है सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो जो मैग्नेट बनेगा उसको क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाएगा। अब इसके काम क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के, टू लिफ्ट हैवी लोड्स इन इंडस्ट्रीज, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में हैवी लोड्स जो आयरन से रिलेटेड होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड होते हैं, उनको उठाने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को। आयरन स्प्लिंटर्स, जो आयरन की चिप्स होती हैं, कभी कभी जो वर्कर्स होते हैं उनकी आंखों में चली जाती है, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज और भी किया जा रहा है कहाँ पे, इलेक्ट्रिक मोटर्स में, इलेक्ट्रिक बेल में, इलेक्ट्रिक हॉर्न में, ठीक है, ये भी आपके पास पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर है एंड इट इज केप्ट इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, तो अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो क्या होगा, इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स लगता है, इसी को कहते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या बातें आपको याद रखनी है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर is placed inside a magnetic field, the coil experiences a force which is directly proportional to current in the coil। अब देखिए जो फोर्स लग रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये भी आपको समझना जरूरी है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट इन द कॉइल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और साथ ही साथ वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज़्यादा करंट होगा कॉइल में उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा, साथ ही साथ जितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है कि मतलब फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है उस पर भी ये फोर्स डिपेंड करेगा, मतलब जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बनता है उस पर भी ये फोर्स डिपेंड करता है। अगर फोर्स मैक्सिमम आपको चाहिए, अगर आपको फोर्स मैक्सिमम चाहिए तो करंट जो होनी चाहिए, याद रखिएगा, जो करंट होनी चाहिए वो मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए यही आपका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक मोटर का, तो अगर आपसे इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल पूछा जाए तो आप यही लिखेंगे, दैट इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, द करंट कैरिंग कंडक्टर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स whose direction is given by Fleming's left hand rule। उस फोर्स का डायरेक्शन कौन देता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देता है। और इसी पे बेस्ड आप देख सकते हैं किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट दिया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए देखते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ एक्सर्टेड फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन बोले या मैग्नीट्यूड बोले, ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन की अगर बात करी गई, मैग्नीट्यूड तो पता ही है हमको कि करंट पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्शन पूछा गया है फोर्स का किस पे डिपेंड करेगा, तो वो डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब एंगल जो बनेगा दोनों के बीच में उस पर डिपेंड अल्टीमेटली करता है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बहुत सिंपल सा है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर हम लोग थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच कर दें, अपने लेफ्ट हैंड के थंब, इफ वी स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दे आर सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ऐसा स्ट्रेच किया गया है कि ये आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखिए फोर फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फोर फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रही है, मिडिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अगर करंट रिप्रेजेंट कर रही है, तो थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स एक्टिंग ऑन दी कंडक्टर। तो थंब रिप्रेजेंट करता है फोर्स, या फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ आर्मेचर ऑफ मोटर इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब देखिए जिस डायरेक्शन में आर्मेचर रोटेट होगा वो डायरेक्शन कौन देता है, यही फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग को मिलता है। मैग्नेटिक फ्लक्स देख लेते हैं क्या होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली टू अ सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं, ठीक है, तो उसी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बुलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो ये होती है वेबर, WEBER, वेबर। नेक्स्ट इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है ये भी समझ लीजिए। तो गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है
करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये करंट को मेजर नहीं करेगा, करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करेगा। इफ पॉइंटर इज एट जीरो, अगर पॉइंटर जीरो पे है इसका मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है। अब पॉइंटर जो होगा वो दोनों साइड डिफ्लेक्ट हो सकता है, इधर भी जा सकता है और इस साइड भी, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ये जा सकता है। वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल किसने दिया है, तो माइकल फैराडे ने दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं होता क्या है ये। तो इसका मतलब होता है इंड्यूस्ड करंट का जनरेशन, जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। ठीक है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। अब देखिए क्या किया गया है यहाँ पे जो कॉइल आपको दिखाई पड़ रही है, ऐसी कॉइल जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, देखिए जी मतलब गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, और ये आपको एक मैग्नेट दिखाई पड़ रहा होगा, बार मैग्नेट है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। जब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो क्या देखा जाएगा कि इस कॉइल में एक करंट आ जाएगी। ठीक है, एक करंट आ जाएगी और उस करंट को बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। तो यही आपका फिनोमेना है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब अगर रिलेटिव मोशन किया जाए, ठीक है, किसके किसके बीच में, कॉइल और मैग्नेट के बीच में अगर रिलेटिव मोशन किया जा रहा है तो इंड्यूस्ड करंट का जनरेशन होता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस्ड बाय टू मेथड्स। अब देखिए दो मेथड होते हैं जिससे इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। एक होता है सेल्फ इंडक्शन और दूसरा होता है म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन अभी आप लोग ने देखा, सेल्फ इंडक्शन में देखिए बहुत सिंपल काम किया गया था कि यहाँ पे हम लोग ने एक कॉइल ले ली, उस कॉइल में क्या लगी हुई है, गैल्वेनोमीटर लगी हुई है, और हम लोग ने क्या ले लिया है, एक बार मैग्नेट ले लिया है। ठीक है, इस बार मैग्नेट को मूव कराएंगे। ठीक है, इस बार मैग्नेट को हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन कराते हैं। तो क्या देखते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग थी वो एक बार राइट साइड की तरफ टिल्ट हो गई और दूसरे बार लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट हो गई। अब ऐसा समझिए कि जब ये उधर की ओर जा रहा है तो जो गैल्वेनोमीटर है वो उस तरफ टिल्ट हो गया, जो नीडल थी राइट साइड की तरफ टिल्ट हो गई। अब जब गैल्वेनोमीटर इस बार मैग्नेट को वापस बाहर की ओर लेके आ रहे हैं तो क्या देखा गया कि जो गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग होती है, जो गैल्वेनोमीटर की पॉइंटर होती है वो अपोजिट साइड में टिल्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर इस बार मैग्नेट को स्टेशनरी कर दें, अगर बार मैग्नेट को स्टेशनरी कर दें तो क्या होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी और ये पॉइंटर जीरो रीडिंग शो करेगा। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, और वही पूरी चीज लिखी हुई है इसमें। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन में देख लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन में देखिए क्या है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन देख लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन में तो अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की। अब देखिए म्यूचुअल का मतलब क्या है। म्यूचुअल में हम लोग ये करते हैं कि हम लोग दो कॉइल लेते हैं। अब जो दो कॉइल ली गई है, पहली कॉइल में हमारे पास गैल्वेनोमीटर अटैच है और दूसरी कॉइल में हमारे पास बैटरी अटैच है। अब जिस कॉइल में हमारे पास बैटरी अटैच है वो कॉइल एक मैग्नेट की तरह, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। इट विल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी तो इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर ऐसे जनरेट हो जाएंगी। अब जब दोनों में रिलेटिव मोशन किया जाएगा, मतलब ये जब दोनों कॉइल्स में रिलेटिव मोशन किया जाएगा तो यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वाले कॉइल पे, सेकेंडरी कॉइल पे क्या करेंगी, करंट को इंड्यूस करेगी। और जो करंट इंड्यूस करेगी उसको क्या कहा जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट का जनरेशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी देखिए यहाँ पे पिछले में जो हम लोग ने देखा था सेल्फ इंडक्शन में, सेल्फ इंडक्शन में क्या देखा था कि हम लोग ने एक बैटरी ली थी, मतलब एक हमने कॉइल ली थी और उस कॉइल में सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा था, और दूसरा हमने क्या लिया था, मैग्नेट लिया था, और दोनों में आपस में क्या कराया था, रिलेटिव मोशन कराया था। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या देख रहे हैं कि हमने दो कॉइल ले ली। एक कॉइल जो हमारे पास है उसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और दूसरी कॉइल में क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, और दोनों में हम लोग फिर से क्या करा रहे हैं, रिलेटिव मोशन करा रहे हैं। तो जब रिलेटिव मोशन कराया गया तो देखा गया सेकेंडरी कॉइल में हमारे पास इंड्यूस करंट जनरेट हो गई, और इसी फिनोमेना को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये हमारे पास दो मेथड्स हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, इंड्यूस्ड करंट को जनरेट करते हैं, इंड्यूस्ड करंट जिससे जनरेट होती है। इसके बाद हम लोग इंड्यूस्ड करंट का अगर डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास रूल है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए लेफ्ट हैंड रूल का फंक्शन क्या है, क्या काम होता है लेफ्ट हैंड रूल का, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का, तो हम लोग फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, और राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम लोग किसका डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज़ किया जाता है। अब देख लेते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता क्या है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है कि इफ़ वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड, हम लोग ने अगर अपना राइट हैंड स्ट्रेच किया कुछ इस तरीके से कि जो थंब था, फोर फिंगर थी और मिडिल फिंगर थी, ये तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं।
मतलब हमारे 3 उंगलियां हैं, एक थंब हो गया, 4 फिंगर हो गई और मिडिल फिंगर हो गई किसकी, राइट हैंड की, और ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो होगा क्या, होगा ये कि जो 4 फिंगर है, अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 फिंगर इंडिकेट क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट कर रही है। थंब क्या इंडिकेट कर रही है, थंब इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर कौन इंडिकेट कर रहा है, थंब इंडिकेट कर रही है, या इसको फोर्स भी कह सकते हैं। तो थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर या फोर्स। ठीक है, तो होगा क्या कि जो मिडिल फिंगर है, जो मिडिल फिंगर है वो क्या इंडिकेट करेगी, इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो इस तरीके से हम लोग इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, ये हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हो गया। अब देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में आप लोग बस ये याद रखिएगा कि हम लोग को जो मिडिल फिंगर वाली बात है वो बिल्कुल लास्ट में करनी है, क्योंकि ये हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट की एडवांटेज क्या होती है ओवर डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट की एक बहुत अच्छी एडवांटेज है, इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्गर डिस्टेंसेज। अगर डायरेक्ट करंट आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अगर पावर ट्रांसमिशन किया जा रहा है या इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जा रहा है दूर दूर तक, तो वहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में जो लॉस ऑफ एनर्जी होती है बिल्कुल मिनिमम होती है, जीरो के बराबर होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन इज लो। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन जो होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसमिट करी जाएगी एक से दूसरे प्लेस तक, उसका कॉस्ट कम होगा इस केस में। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको ये भी याद रखनी है कि भारत में जो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी है जो घरों में सप्लाई करी जाती है, दैट इज 50 हर्ट्ज। और 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है कि इट मीन्स दैट आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। या ये भी कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में वो कितनी बार, वो अल्टरनेटिंग करंट कितनी बार अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, तो 100 टाइम्स वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है। कौन, अल्टरनेटिंग करंट। और डायरेक्ट करंट वो करंट होती है जो कभी भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फ्यूज़ की। फ्यूज़ देख लेते हैं क्या होता है। तो फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है दैट कैन प्रिवेंट द सर्किट। अब सर्किट को प्रिवेंट करेगा किससे, ओवरलोडिंग से और शॉर्ट सर्किटिंग से। हालांकि शॉर्ट सर्किट होता क्या है भी समझ लीजिए, जब फेज वायर न्यूट्रल वायर के कॉन्टैक्ट में आ जाता है। ठीक है, जब फेज वायर न्यूट्रल वायर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। आप लोगों ने सुना जरूर होगा शॉर्ट सर्किट के बारे में। ठीक है, तो ये फ्यूज़ क्या करता है, फ्यूज़ ओवरलोडिंग से और शॉर्ट सर्किटिंग से हमारी डिवाइसेस को बचाता है। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यूज़ जो होता है वो किस में कनेक्ट होता है, तो ये कनेक्ट होता है सीरीज में, कभी भी इसको पैरेलल में नहीं लगाया जाता। इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्यूज वायर विच इज़ मेड अप ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम एंड टिन लेड एलॉय। तो किसका बना हुआ होता है फ्यूज वायर, फ्यूज वायर बना होता है कॉपर का, एल्यूमिनियम का या टिन लेड एलॉय का। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज़ बताई गई है कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं फ्यूज़ वायर की। तो प्रॉपर्टी सबसे पहले आप याद रखिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट जो होती है फ्यूज़ वायर की वो बहुत ही कम होती है। बहुत ही कम क्या होती है, कम होती है। और एक चीज़ और याद रखिए कि रेजिस्टिविटी जो होती है फ्यूज़ वायर की, रेजिस्टिविटी फ्यूज़ वायर की ज़्यादा होती है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ ये भी बताई गई है कि फ्यूज़ इज़ ऑफ 5 एम्पियर विच इज़ यूज्ड विद बल्ब ट्यूब लाइट। तो ट्यूब लाइट और बल्ब के लिए जो फ्यूज़ यूज़ होगा दैट विल बी ऑफ 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का फ्यूज़ होगा। और जो गीज़र्स होते हैं या एसी होते हैं उनके लिए जो फ्यूज़ होता है दैट इज़ ऑफ 15 एम्पियर। थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में और परमानेंट मैग्नेट में। तो सबसे पहला डिफरेंस दिया गया है, रिमेन्स मैग्नेटाइज्ड टिल द करंट इज पास थ्रू सोलेनॉइड एंड कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ करंट। तो देखिए अगर हमको मैग्नेटाइज रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेट को तो हम लोग करंट पास करते रहेंगे और जैसे ही करंट को स्टॉप करेंगे वो फिर से क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी है। ठीक, लेकिन परमानेंट मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करने के जो तरीके होते हैं वो हीटिंग होता है या हैमरिंग होता है। ये सब कुछ मेथड्स होते हैं जिससे हम लोग परमानेंट मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी वेरीड बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द वायर। देखिए जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेट में। लेकिन परमानेंट मैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट है जिसकी स्ट्रेंथ हम लोग चेंज नहीं कर सकते, मतलब इंक्रीज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पोलैरिटी, जो पोलैरिटी होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की, उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ करंट थ्रू दी सोलेनॉइड। देखिए करंट जो फ्लो हो रही थी सोलेनॉइड में, अगर उसका डायरेक्शन हम चेंज कर दें तो आपको पता है जो नॉर्थ और साउथ डेवलप हुआ था उस सोलेनॉइड पे, उसका डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब अब साउथ इधर आ जाएगा और नॉर्थ इधर आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग पोलैरिटी को क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट में चेंज कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते, पोलैरिटी को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं मोटर के बारे में, थोड़ी सी बातें देख लेते हैं कि मोटर का फंक्शन क्या होता है, आर्मेचर क्या होता है। और जितना भी मोटर में आपको पढ़ना है वो
जो वर्किंग जो मेन है वो आप लोग को वीडियो के फॉर्म में हमने पहले भी प्रोवाइड कर दी है। मोटर का फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है। तो मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम होता है मोटर का। जनरेटर का काम उल्टा होता है, जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन मोटर का आप लोग प्रिंसिपल फिलहाल के लिए याद रखिएगा। वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, तो अगर मोटर का आपसे प्रिंसिपल पूछा जाए तो आप यही लिखेंगे कि अ करंट कैरिंग वायर व्हेन प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। मतलब अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो उस वायर पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और उस फोर्स को हम लोग कपल भी कह सकते हैं, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, उसी को क्या कहा जाता है, कपल कहा जाता है। और इसी वजह से रोटेशन पॉसिबल होता है आर्मेचर में। ठीक है, रोटेशन इसी कपल की वजह से, इसी फोर्स की वजह से पॉसिबल हो पाता है। आर्मेचर कॉयल देख लेते हैं क्या होती है। आर्मेचर कॉयल इज अ सिंगल लूप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो एक लूप होता है इंसुलेटेड कॉपर वायर का इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है। इट इज द रोटरी पार्ट ऑफ मोटर। जो रोटरी पार्ट होता है, जो पार्ट रोटेट करता है मोटर में, उसी को क्या बोलते हैं, आर्मेचर कॉयल या आर्मेचर बोलते हैं। मैग्नेट का काम क्या होता है। तो आर्मेचर कॉयल जो है, जो आर्मेचर कॉयल होती है उसको दो पोल के बीच में रखा जाता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के दो पोल होते हैं, उनके बीच में आर्मेचर कॉयल को रखा जाता है, जिससे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो पाती है आर्मेचर कॉयल के अक्रॉस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने का काम कौन करेगा, ये मैग्नेट्स करेंगे। इसके बाद देख लेते हैं स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है। तो स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है उस चीज़ को पहले समझिए। स्प्लिट रिंग कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स ऑफ मेटालिक रिंग। तो देखिए दो हाफ्स होते हैं, दो सेमी सर्कुलर हाफ्स होते हैं मेटालिक रिंग के। उनका काम ये होता है रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन आर्मेचर कॉयल। तो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करने का काम कौन करता है, स्प्लिट रिंग करती हैं। ब्रशेस देख लेते हैं, ब्रशेस का काम क्या होता है। दे आर प्रेस्ड अगेंस्ट अगेंस्ट द रिंग्स। तो रिंग्स पे लगी हुई होती हैं ब्रशेस। ब्रशेस का मेनली काम ये होता है कि कॉन्टैक्ट बनाते हैं, किसमें किसमें, स्प्लिट रिंग्स में और टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। ठीक है, और साथ ही साथ इसका एक और काम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इट अवॉइड्स द स्पार्किंग। ठीक है, अवॉइड करेगा स्पार्किंग को, क्योंकि जब कोई चीज़ फ्रिक्शन मतलब जब वो रोटेशन होता है तो रोटेशन की वजह से स्पार्क्स प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर ब्रशेस लगे होंगे तो ब्रशेस क्या करते हैं, स्पार्क्स को अवॉइड करते हैं। और आपसे अगर पूछा जाए ये ब्रशेस किस चीज़ के बने हुए होते हैं, तो ये बने होते हैं ग्रेफाइट के। ठीक है, तो ग्रेफाइट के ब्रशेस बने हुए होते हैं। ठीक है, और आप लोग अगर मोटर के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जो इलेक्ट्रिक मोटर का हमने वर्किंग प्रिंसिपल फंक्शन वाला मोटर का मतलब जो प्रॉपर एक वीडियो बनाया है मैग्नेटिज्म की प्लेलिस्ट में, उसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।